सभी सज्जनों को मेरा नमस्कार। संस्कृतानुराग प्रस्तुत करते हैं लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन 2024 पार्ट 2। साथियों, पिछले वीडियो में आपने ईवीएम मशीन को जोड़ने की प्रक्रिया को जाना एवं समझा एवं मॉक पोल एवं वास्तविक मतदान की प्रक्रिया कि कैसे मॉक पोल कराया जाता है, कितना मॉक पोल कराना है, वास्तविक मतदान कैसे होता है, इसके बारे में जानकारी प्राप्त किया। आज के इस वीडियो में आगे की कार्रवाई के बारे में बताऊंगा कि मतदान कर्मी कैसे मतदान कराएंगे, कहाँ बैठेंगे, कागजी कार्रवाई जो होती है, कौन से इन्वेलप में कौन सा इन्वेलप डाला जाएगा, इस प्रकार से संपूर्ण क्रियाविधि के बारे में समझने का प्रयत्न करते हैं। तो प्रस्तुत है लोकसभा अथवा विधानसभा निर्वाचन 2024। सबसे पहले देखिए मतदान कर्मियों एवं मतदान अभिकर्ताओं के बैठने की व्यवस्था। आप स्लाइड में देख पा रहे हैं पोल डे, लेआउट ऑफ पोलिंग स्टेशन। इसमें सबसे पहले दर्शाया गया है, देखिए मतदान कक्ष को। तो मतदान कक्ष में 2 दरवाजा है। एक दरवाजा से मतदाता प्रवेश करेगा और दूसरे दरवाजा से मतदाता निकलेगा। यदि मतदान कक्ष में एक ही दरवाजा हो तो उस दरवाजा को रस्सी अथवा सुतली की सहायता से 2 भाग में विभक्त कर एक से प्रवेश और दूसरे से निकास की व्यवस्था करेंगे। तो मतदाता जब मतदान कक्ष में प्रवेश करता है, सबसे पहले वह जाता है P1 के पास। इसलिए बैठने की व्यवस्था के क्रम में सबसे पहला क्रम होता है P1 का। P1 के ठीक बगल में P2 बैठते हैं और उनके बगल में P3 और ठीक उनके पीछे एजेंट के लिए बैठने की व्यवस्था की जानी चाहिए और उनके सामने ऐसे जगह पर पीठासीन पदाधिकारी अर्थात प्रिजाइडिंग ऑफिसर बैठेंगे जहां से चुनाव की संपूर्ण गतिविधि का अवलोकन कर सकें और अपना नियंत्रण बनाए रखें। P3 के बगल में थोड़ी दूर में वोटिंग कंपार्टमेंट होता है। वोटिंग कंपार्टमेंट 3 तरफ से कूट से घिरा होता है ताकि कोई देख नहीं सके, मतदान की गोपनीयता बनी रहे। वोटिंग कंपार्टमेंट की स्थापना खिड़की के बगल में नहीं होना चाहिए और यदि खिड़की के बगल में वोटिंग कंपार्टमेंट को आप रखते हैं, उसकी व्यवस्था करते हैं, तो खिड़की को बंद कर देना चाहिए ताकि बाहर से कोई व्यक्ति ताक झांक न कर सके और मतदान की गोपनीयता बनी रहे। तो यह बैठने की व्यवस्था के बारे में जानकारी आपको मैंने दिया। अब जानने का प्रयत्न करते हैं कि P1, P2 एवं P3 किनकी क्या ड्यूटी है, किनका क्या कार्य है। तो देखिए, सबसे पहले प्रथम मतदान पदाधिकारी अर्थात P1 का कर्तव्य। P1 का कार्य है मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का प्रभारी होता है। मतदाता सूची कई प्रतियों में दिया जाता है, तो मतदाता सूची को जो चिन्हित करने का कार्य होता है, वह चिन्हित करने का कार्य P1 का है। P1 चिन्हित करेगा। कैसे चिन्हित करेगा, थोड़ी देर बाद आपको बताएंगे।
दूसरा कार्य है मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र से उसका पहचान करना। मतदाता कोई भी फोटो युक्त सरकारी दस्तावेज प्रस्तुत करेगा अपनी पहचान के लिए, तो उसके पहचान पत्र से उसका आपको पहचान करना है कि यह मतदाता सही है अथवा नहीं। पर्ची से मतदाता के नाम का मिलान करते हुए उसके नाम का उच्चारण ऊंची आवाज में आपको करना है ताकि एजेंट और अन्य लोग सुन सकें। पुनः मतदाता सूची को निर्देशानुसार चिन्हित करना है। कैसे चिन्हित करेंगे अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा। मतदाता को द्वितीय मतदान पदाधिकारी के पास भेजना है और मतदाता पर किसी भी प्रकार का यदि संदेह हो तो उसे पीठासीन पदाधिकारी के पास भेजेंगे। यह कार्य हुआ P1 का। अब देखिए मतदाता सूची को चिन्हित कैसे करेंगे। आप यहां देख पा रहे हैं कि मतदाता सूची है, इसमें लिखा हुआ है विजेंद्र मंडल, अर्थात यह पुरुष मतदाता है। तो यदि पुरुष मतदाता है तो आपको लाल रंग की स्याही से, लाल रंग की स्याही वाले कलम से आपको रेखांकित करना है, ऐसे तिरछा, जैसे स्लाइड में दिखाया जा रहा है। वहीं यदि मतदाता महिला हो तो आपको रेखांकित पहले करना है, जैसे पुरुष में रेखांकित करते हैं, तिरछा रेखांकित करेंगे। और मतदाता क्रमांक, जैसे यहां आप देख पा रहे हैं पिंकी देवी मतदाता है जो कि महिला है, इसका मतदाता क्रमांक है 25। तो मतदाता क्रमांक को घेर देना है, सर्कल बना देना है, गोलाकार आकृति बना देना है। कहीं मतदाता यदि ट्रांसजेंडर हो, उस परिस्थिति में आपको रेखांकित भी करना है, मतदाता क्रमांक को घेरा भी लगाना है और उस घेरा के अंदर में आप क्रॉस का चिन्ह लगा देंगे या स्टार बना देंगे। तो आपने अच्छी तरह से समझ लिया। पुनः एक बार अपनी बातों को दोहरा देता हूं। यदि मतदाता पुरुष है तो सिर्फ रेखांकित करेंगे तिरछा। मतदाता यदि महिला है तो रेखांकित करने के साथ साथ मतदाता क्रमांक में घेरा लगाना है, और यदि मतदाता ट्रांसजेंडर है तो रेखांकित भी करना है, घेरा भी लगाना है और घेरा के अंदर क्रॉस या स्टार का चिन्ह लगाना है। यह हुआ मतदाता सूची को चिन्हित करने का सही तरीका। अब आइए जानते हैं द्वितीय मतदान पदाधिकारी का कर्तव्य। द्वितीय मतदान पदाधिकारी, जिसे संक्षेप में हम लोग P2 बोलते हैं, मतदाता रजिस्टर 17A, प्रपत्र 17A, मतदाता पर्ची एवं अमिट स्याही इंडेबल इंक के प्रभारी होंगे। P2 के पास क्या क्या रहेगा? मतदाता रजिस्टर, जिसे कहते हैं रजिस्टर 17A, मतदाता पर्ची एवं अमिट स्याही इंडेबल इंक। मतदाता रजिस्टर 70A पर, मतदाता रजिस्टर जो कि है 17A पर मतदाता का हस्ताक्षर अथवा टीप निशान लेंगे। आप मतदाता रजिस्टर को अपनी ओर रखेंगे, मतदाता आएंगे आपके सामने, मतदाता अपनी ओर से ही उस पर हस्ताक्षर करेंगे या टीप लगाएंगे। रजिस्टर को उनकी ओर घुमाना नहीं है। मतदाता रजिस्टर पर मतदाता द्वारा प्रस्तुत किए गए पहचान पत्र का नामोल्लेख कीजिएगा कि क्या पहचान पत्र प्रस्तुत किया। जैसे यदि ईपिक किया तो ईपिक लिखेंगे, और ईपिक का भी आप अंतिम 4 डिजिट लिख सकते हैं। आधार कार्ड प्रस्तुत करता है तो आधार। 12 प्रकार के दस्तावेज बताए गए हैं। संक्षेप में आप यह जान लें कि कोई भी वैसा सरकारी दस्तावेज जिस पर मतदाता का फोटो लगा हुआ हो
और सक्षम पदाधिकारी का हस्ताक्षर किया हुआ हो। आप इसमें ईपिक का इस्तेमाल कर सकते हैं। ईपिक हो गया, आधार कार्ड हो गया, पैन कार्ड हो गया, मनरेगा जॉब कार्ड हो गया, बैंक पासबुक फोटो युक्त, इस प्रकार से के दस्तावेज को आप देखेंगे, उसका वहाँ नामोल्लेख करेंगे और अंतिम 4 डिजिट को भी लिख देना है। मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली के नाखून एवं त्वचा पर अमिट स्याही लगाना, ये P2 का कार्य है। स्याही कहाँ लगाएंगे? मतदाता के बाएं हाथ की तर्जनी अंगुली का नाखून और स्किन दोनों को टच करना चाहिए, ये स्याही लगाने का कार्य है। और मतदाता को पर्ची जारी करेंगे। उसके पश्चात मतदाता को तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास भेजना, अर्थात P3 के पास मतदाता को आप भेज देंगे। एक बार देख लीजिए मतदाता रजिस्टर जो P2 के पास रहता है, जिसे कहते हैं फॉर्म 17A। इसमें देखिए क्रम संख्या है, फिर है निर्वाचक नामावली में निर्वाचक का क्रम संख्या। तो पहला जो क्रम संख्या है वो सीरियल नंबर हो गया। दूसरा क्रम संख्या में मतदाता का क्रम संख्या क्या है, मतदाता सूची में मतदाता का क्रम संख्या क्या है। उसके बाद तीसरे कॉलम में है निर्वाचक द्वारा अपनी पहचान के सबूत में प्रस्तुत दस्तावेज का ब्यौरा। तो वो क्या प्रस्तुत किया, जैसे ईपिक किया तो ईपिक लिखिए, वैसे यहाँ ईपी दे दिया है शॉर्ट में, लेकिन आप ईपिक। यूआईडी प्रस्तुत किया तो यूआईडी और उसका अंतिम 4 अंक। आप ईपिक का भी 4 अंक अंतिम लिख सकते हैं। और फिर मतदाता का या निर्वाचक के हस्ताक्षर या अंगूठे का निशान लेंगे। मतदाता अपनी ओर से ही साइन करेगा, वो कहेगा कि नहीं उल्टा होता है, मेरे तरफ रजिस्टर घुमाइए, रजिस्टर बार बार उसके तरफ नहीं घुमाना है। यहां आप देख रहे हैं क्रम संख्या 7 में दर्शाया गया है सुमन दास में कि मत देने से इनकार किया। यदि मतदाता सारा कार्य करवाया, P1 के पास कार्य अपना करवाया, P2 के पास कराया और वो अब कह रहा है कि अब हम वोट नहीं देंगे, तो आप यहां अभ्युक्ति कॉलम में, ये अंतिम कॉलम है टिप्पणियां अभ्युक्ति, इस पर आप लिख देंगे मत देने से इनकार किया। तो इस प्रकार रजिस्टर 17A को तैयार करना है। अब आइए जान लेते हैं तृतीय मतदान पदाधिकारी का कर्तव्य। तृतीय मतदान पदाधिकारी कंट्रोल यूनिट के प्रभारी होंगे। कंट्रोल यूनिट सबसे महत्वपूर्ण मशीन है, वही मास्टरमाइंड है, उसी में मतदान जो होता है सब कैद होता है, काउंटिंग में उसी का इस्तेमाल होता है। और जब मतदाता मत देने आते हैं, वोट देने आते हैं, तो कंट्रोल यूनिट से ही बैलेट का कमांड दिया जाता है। तो तृतीय मतदान पदाधिकारी के पास रहेगा कंट्रोल यूनिट। कंट्रोल यूनिट संक्षेप में इसे CU बोलते हैं। कंट्रोल यूनिट के वे प्रभारी होते हैं। तृतीय मतदान पदाधिकारी द्वितीय मतदान पदाधिकारी के द्वारा जारी किए गए पर्ची को अपने पास जमा लेंगे और उन पर्चियों को 50-50 की संख्या में बंडल भी बनाएंगे। कंट्रोल यूनिट में बैलेट का बटन दबाकर मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। एक बार में एक ही मतदाता को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति प्रदान करेंगे। ध्यान रहे, एक बार में वोटिंग कंपार्टमेंट में एक ही मतदाता जाए, ऐसा नहीं कि उसके साथ कोई चला जाए। 2 मतदाता को एक बार में जाने की अनुमति नहीं देंगे। कुछ स्पेशल केस होता है कि अंधा है, शिथिलांग है, तो उसमें यदि वो अपने साथ लाता है, उसका भी फॉर्म भरा जाता है, तो उस परिस्थिति में आप उसके साथ जाने देंगे। सामान्य परिस्थिति में एक बार में एक ही मतदाता जाएगा, किसी के साथ कोई वहाँ वोटिंग कंपार्टमेंट में नहीं जाएगा। ध्यान रहे, मतदान कर्मियों में भी किसी को वोटिंग कंपार्टमेंट में जाने की अनुमति नहीं है।
अपने स्थान से ही वोटिंग कंपार्टमेंट की निगरानी भी करेंगे। P3, क्योंकि P3 के नज़दीक ही वोटिंग कंपार्टमेंट बनाया जाता है जहां बैलेट यूनिट और वीवीपैट रखा होता है, तो आप अपने स्थान से ही वोटिंग कंपार्टमेंट की निगरानी भी करेंगे। ध्यान रहे, मतदाता गया, आपने बैलेट का कमांड दिया, मतदाता गया वोटिंग कंपार्टमेंट में, वह वोट किया कि नहीं यह भी सुनिश्चित करना आपका कार्य है। आप जैसे ही बैलेट का कमांड देंगे, आपके सीयू में बीजी लैंप जलेगा, लाल बत्ती जलेगी, और वहां वोटिंग कंपार्टमेंट में बैलेट यूनिट में हरे रंग की बत्ती जल जाएगा। और जब तक मतदाता वोट नहीं करेगा तब तक आपका बीजी लैंप जलता रहेगा। तो यदि कोई अति वृद्ध व्यक्ति है, ठीक से उसे नहीं आता है कि हम कैसे वोट करें, कहीं दूसरी जगह दबा के वो जा रहा है, उस समय आप उसे यह बात बताएं कि आप वोट नहीं किए हैं, वोट आपका नहीं हुआ है, जाइए और कोई एक बटन दबाइए। इस प्रकार से वोट होगा। दूसरी बात, एक और तरीका से आप जांच कर सकते हैं कि वोटिंग होने के पश्चात बीप सुनाई पड़ती है, एक आवाज सुनाई पड़ती है। तो एक तो आप बीजी लैंप को देखेंगे कि बीजी लैंप जल रहा है, मतलब वोट नहीं हुआ है। दूसरी बात, यदि बीप की आवाज सुनाई नहीं पड़ी तो भी वोट नहीं हुआ है। तो यह भी सुनिश्चित करना P3 का कार्य होता है। अब देखिए, निर्वाची पदाधिकारी आरओ को ईवीएम मशीन के साथ संग्रहण केंद्र कलेक्शन सेंटर पर उपलब्ध कराए जाने वाले आवश्यक कागजात। आप निर्वाची पदाधिकारी को ईवीएम मशीन के साथ कलेक्शन सेंटर पर कौन कौन सा कागजात, कौन कौन से पैकेट उपलब्ध कराएंगे, उसके बारे में आइए जानकारी प्राप्त करते हैं। कुल 6 अलग अलग बड़े पैकेट होंगे। पहले इन पैकेटों की संख्या कम होती थी, अब कुछ परिवर्तन किया गया है, इसीलिए इसे आप ध्यानपूर्वक देखें और समझने का प्रयत्न करें। पहला पैकेट सफेद रंग का होगा। यह पैकेट सील बंद होगा। इस पर जब आप लिफाफे डाल देंगे, इसे आपको सील बंद करना है। यह ईवीएम पेपर कवर के नाम से होगा। इस पैकेट का नाम है ईवीएम पेपर कवर। इसमें 3 अलग अलग लिफाफे रहेंगे और वे लिफाफे भी सीलबंद होंगे। आपको सीलबंद करना है। पहला लिफाफा रहेगा प्रपत्र 17C, जिसे कहते हैं दर्ज मतों का मतपत्र लेखा। प्रपत्र 17C से युक्त लिफाफा, उस लिफाफा को सील करके इस बड़े पैकेट में आप डालेंगे। दूसरा, पीठासीन पदाधिकारी का प्रतिवेदन 1, 2, 3। क्या क्या रहेगा? मॉक पोल का प्रमाण पत्र और दूसरे एवं तीसरे से युक्त लिफाफा। इन लिफाफों को भी आपको इसी के अंदर डालना है। मॉक पोल की वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स से निकाली गई पर्ची, जब आप मॉक पोल कराते हैं, मॉक पोल न्यूनतम 50 होना चाहिए, तो पर्ची जो कटकर वीवीपैट के ड्रॉप बॉक्स में निकलता है, उन पर्चियों को निकाल लेंगे। 50 पर्ची और 7 पर्ची मशीन के ऑन होने के साथ ही उसमें जमा होता है कटकर, तो कुल हो गया 57 पर्ची। यदि आप मॉक पोल 1-2 ज़्यादा करा देते हैं तो उस हिसाब से 7 जोड़ लें उसमें। तो उन पर्चियों में मॉक पोल की पर्ची के पीछे मॉक पोल का स्टाम्प लगता है। स्टाम्प लगाकर उन पर्चियों को 50 + 7 या 51 या 52 + 7 उन पर्चियों को काले रंग के लिफाफा में डालेंगे, उसे भी सील करेंगे। अब आइए, और इन सभी लिफाफा को डालने के पश्चात जो बड़ा लिफाफा हो गया ईवीएम पेपर कवर के नाम से, उस बड़े लिफाफा को भी आप सील करेंगे, वह सीलबंद रहेगा। दूसरा पैकेट भी सफेद रंग का होगा। यह समवीक्षा कवर, स्क्रूटनी कवर के नाम से होगा।
तथा यह सीलबंद नहीं रहेगा, इसे सीलबंद नहीं करना है। इसमें 4 अलग अलग लिफाफे रहेंगे। पहला लिफाफा पीठासीन पदाधिकारी की डायरी से युक्त लिफाफा, यह खुला लिफाफा रहेगा। दूसरा, मतदाता रजिस्टर प्रपत्र 17A से युक्त लिफाफा, यह सीलबंद रहेगा। तीसरा, विजिट सीट से युक्त लिफाफा, विजिट सीट, यदि कोई पदाधिकारी आपके बूथ पर भ्रमण करने आते हैं तो विजिट सीट में वो लिखेंगे, वो हो गया विजिट सीट, यह भी खुला रहेगा। उसके बाद प्रपत्र 14, जिसमें नेत्रहीन एवं अशक्त, जिसको आप कहते हैं अंधे एवं शिथिलांग निर्वाचकों की सूची एवं उसके जो साथी होते हैं, उसके जो सहयोगी होते हैं, अंधे एवं शिथिलांग के लिए सहयोगी उपलब्ध कराया जाता है। वह सहयोगी को लाएगा, लेकिन ध्यान रहे उसका सहयोगी जो होगा उसका उम्र 18 वर्ष से कम नहीं होना चाहिए, 18 वर्ष या उससे अधिक होना चाहिए। वह एक घोषणा पत्र देगा, उस घोषणा पत्र को भी इसी में डालेंगे। अब आइए तीसरा पैकेट भी सफेद रंग का रहेगा, यह सीलबंद रहेगा। यह स्टेच्यूटरी पैकेट, इसे कहते हैं स्टेच्यूटरी पैकेट, हिंदी में सांविधिक लिफाफा के नाम से होगा। इसमें 5 अलग अलग लिफाफे सीलबंद रहेंगे। पहला, मतदाता सूची की चिन्हित प्रति का सीलबंद लिफाफा। मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, मतदाता सूची को चिन्हित करने का कार्य कौन करता है? P1 करता है। तो P1 के पास से आप लेंगे मतदाता सूची की चिन्हित प्रति, उसे लिफाफा में डालेंगे और उसे भी सीलबंद करना है। दूसरा, व्यवहृत का अर्थ हुआ यूज्ड, मतदाता पर्ची युक्त सीलबंद लिफाफा। जो मतदाता पर्ची रहेगा जो यूज हुआ, उसको भी 50-50 का बंडल बनाने के लिए कहा गया था, तो उन सभी को एक लिफाफा में डालेंगे, यह रहेगा इसमें। आगे बढ़ते हैं। प्रपत्र 17B, प्रयुक्त निविदत्त मतपत्र, निविदत्त मतपत्र एवं उसकी सूची का सीलबंद लिफाफा और अप्रयुक्त अनयूज्ड निविदत्त मतपत्र का सीलबंद लिफाफा, दोनों को इसी में डालेंगे। प्रयुक्त निविदत्त यदि जरूरत हुआ तो निविदत्त मतपत्र जो होगा उसकी सूची और उसको लिफाफा में डालेंगे, और अप्रयुक्त अनयूज्ड निविदत्त मतपत्र, टेंडर वोट जिसे कहते हैं, कि यदि जरूरत हुआ तो, नहीं जरूरत हुआ तो भी, दोनों को अलग अलग डालेंगे। उसके बाद प्रपत्र 14, अभ्याक्षेपित मतों की सूची का लिफाफा एवं रसीद पंजी। यदि आप पर किसी भी मतदाता पर कोई एजेंट आक्षेप लगाया और उसके बारे में आपको डालना है अभ्याक्षेपित मतों की सूची, कि कौन कौन ऐसे हैं। यदि कोई नहीं है तो कोई बात नहीं, उस प्रपत्र में आप नील करके लिख के लिफाफा में डाल के उसमें रख देंगे। और यदि अभ्याक्षेपित होता है तो वहां 2 रुपये का रसीद कटाना पड़ता है, तो रसीद का पंजी और वो रकम सब इसी में डालकर डाल देंगे। अब देखिए नोट, वैसे सभी छोटे लिफाफे जिन्हें स्टेच्यूटरी लिफाफे में रखा जाना है, उन्हें सीलबंद करके बड़े लिफाफे में रखा जाएगा। स्टेच्यूटरी लिफाफे में जितने भी लिफाफे डाले जाएंगे सभी सीलबंद रहेंगे, और जब बड़े लिफाफे में आप डाल देंगे तो बड़े लिफाफे को भी फाइनली सीलबंद किया जाएगा। अब आइए चौथा पैकेट पीला रंग का होता है, यह सीलबंद रहेगा। यह नॉन स्टेच्यूटरी पैकेट असंविधिक लिफाफा के नाम से होगा।
इसमें अलग अलग लिफाफे रहेंगे। कौन कौन लिफाफा रहेगा? मतदाता सूची चिन्हित प्रति से भिन्न। चिन्हित प्रति किसके पास रहता है? P1 के पास। एक प्रति रहता है P2 के पास, एक रहता है P3 के पास। तो बाकी जितनी भी प्रतियां हैं सबको आप इसमें डाल देंगे। उसके बाद प्रपत्र 10 मतदान अभिकर्ताओं के नियुक्ति पत्र का लिफाफा। आप जो एजेंट को नियुक्त करते हैं उसके नियुक्ति पत्र का लिफाफा डालेंगे। फिर प्रपत्र 12B में निर्वाचन कर्तव्य संबंधी प्रमाण पत्र से युक्त लिफाफा। निर्वाचन कर्तव्य संबंधी प्रमाण पत्र रहेगा तो उसका लिफाफा। उसके बाद पीठासीन पदाधिकारी का घोषणा पत्र। प्रिजाइडिंग ऑफिसर 2 बार घोषणा करते हैं, एक बार चुनाव प्रारंभ होने का और एक बार चुनाव या निर्वाचन की समाप्ति का घोषणा करते हैं। जब निर्वाचन का समय समाप्त होता है तो समाप्ति का घोषणा, दोनों इसमें डाला जाएगा। पुनः प्रपत्र 14 अभ्याक्षेपित मतों की सूची का लिफाफा एवं रसीद पंजी। अभ्याक्षेपित मतों की सूची वाला लिफाफा और रसीद पंजी इसमें डाला जाएगा। उसके बाद प्रपत्र 15 एवं 15 क नेत्रहीन एवं अशक्त निर्वाचकों की सूची एवं साथी के घोषणा पत्र का लिफाफा। जो अंधे एवं शिथिलांग हैं, नेत्रहीन एवं अशक्त या जिसको कहें अंधे एवं शिथिलांग, तो उन मतदाताओं की सूची एवं उनके साथी कहिए या उनके सहयोगी जिन्हें वो अपने साथ लाए हैं मतदान करने में सहायता के लिए, तो साथी के घोषणा पत्र का लिफाफा इसमें डलाएगा। उसके बाद अप्रयुक्त एवं क्षतिग्रस्त पेपर सील, अनयूज्ड पेपर सील जो यूज नहीं हुआ, जो बच गया या यूज करने के दौरान यदि कोई क्षतिग्रस्त हो गया, डैमेज हो गया, स्पेशल टैग एवं मतदाता पर्ची का लिफाफा, ये सब इसमें डाल देंगे अनयूज्ड। उसके बाद परीक्षण मत, यदि टेस्ट वोटिंग, इसे कहते हैं टेस्ट वोट, टेस्ट वोट की नौबत आती है। टेस्ट वोट कब होता है? जब मतदाता आया, वोट किया और वह आरोप लगाता है कि मैंने वोट दिया कैंडिडेट नंबर 1 को लेकिन वोट चला गया कैंडिडेट नंबर 2 को या 3 को। उस परिस्थिति में प्रिजाइडिंग ऑफिसर समझाने का प्रयत्न करेंगे ऐसा नहीं होता है, लेकिन फिर भी यदि वो नहीं मानता है, अपने बात पर वो अडिग रहता है, उस परिस्थिति में उससे एक फॉर्म भरवाना है। उस फॉर्म में ये स्पष्ट लिखा रहता है कि यदि मेरा दावा गलत साबित हुआ तो 1000 रुपया जुर्माना अथवा 6 महीना के कारावास की सजा अथवा दोनों हो सकता है। और यदि वह इस प्रपत्र को भर देता है, घोषणा पत्र को भरता है, तो उसके इस आरोप को हम मानेंगे और फिर टेस्ट होगा, वोट का टेस्ट होगा ईवीएम का, कि उसका आरोप सही है अथवा गलत। तो यदि ऐसी नौबत आती है तो उसके द्वारा किया गया घोषणा का लिफाफा भी इसमें डालेंगे। यदि नहीं किया जाता है, ये नौबत नहीं आती है, कोई बात नहीं, वो जो प्रपत्र है उसमें नील या NA लिख देंगे, नॉट एप्लीकेबल लिख के हस्ताक्षर करके डाल देंगे। उसके बाद अनुपस्थित, स्थानांतरित अथवा मृत, जिसे संक्षेप में हम लोग बोलते हैं ASD, A एब्सेंट, S शिफ्टेड, D डेड। मतदाताओं की सूची में नामित निर्वाचक का घोषणा प्रारूप युक्त लिफाफा यदि आवश्यक हुआ तो। इन सभी लिफाफे को बड़े लिफाफे में, जिसे कहते हैं नॉन स्टैट्यूटरी पैकेट, असंविधिक लिफाफा, इसमें डालेंगे। अब आइए 5वें पैकेट पर आते हैं। 5वां पैकेट भूरा रंग का होगा, इसे आप कत्थई भी कह सकते हैं, कत्थई रंग, ब्राउन। यह
हैंडबुक मैनुअल के नाम से भी जाना जाता है। इसमें 3 अलग अलग लिफाफे रहेंगे। पहला रहेगा पीठासीन पदाधिकारी की हस्त पुस्तिका का लिफाफा। दूसरा रहेगा ईवीएम एवं वीवीपैट निर्देशिका का लिफाफा यदि रहेगा तो, और तीसरा स्टाम्प पैड एवं स्टाम्प का लिफाफा। स्टाम्प पैड मुहर मारने के लिए जो पैड दिया जाता है वह, और मुहर का लिफाफा। अब आइए अंतिम छठे पैकेट पर। छठा पैकेट यह नीले रंग का होता है, ब्लू। यह अन्य सामग्री, इसे अन्य सामग्री के नाम से जाना जाता है, अदर मटेरियल के नाम से जाना जाता है। इसका नाम है अन्य सामग्री या अदर मटेरियल। इसमें निम्नलिखित लिफाफे रहेंगे। कौन कौन लिफाफे रहेंगे? इसमें रहेंगे एरो क्रॉस रबर स्टाम्प। रबर स्टाम्प आपको दिया जाता है। यदि आपको इसकी ज़रूरत पड़े तो, ज़रूरत नहीं भी पड़ता है फिर भी, ज़रूरत पड़े या ना पड़े ये आपको दिया ही जाता है। जब आपको बैलेट से वोट कराना होता है तो एरो क्रॉस रबर स्टाम्प की ज़रूरत पड़ती है। मेटल सील, सील करने के लिए इसकी ज़रूरत होती है मेटल सील की। अभ्यर्थी विवरण पुस्तिका, अभ्यर्थी कैंडिडेट के विवरण की पुस्तिका। अमिट स्याही सेट, अमिट स्याही जिसे कहते हैं इंडेबल इंक, या उसको रखने के लिए उसका जो कप रहता है वो। अन्य अप्रयुक्त सामग्री, अन्य अप्रयुक्त अदर अनयूज्ड मटेरियल्स। कहने का तात्पर्य है कि जो सामान आपके पास बच गया इनमें से, इन सभी को इस अन्य सामग्री के पैकेट में आपको डाल देना है। तो यह चुनाव की प्रक्रिया थी। इन सभी पैकेट को आप तैयार करने के पश्चात आप जब जाएंगे जहां आपसे ये सभी सामान लिया जाएगा, वहां जाने के पश्चात आप जमा करेंगे सामान को, और जमा करने के बाद आपको रिसीविंग मिलेगा। रिसीविंग करने के पश्चात आप इस कार्य से, चुनाव के कार्य से मुक्त समझे जाएंगे। ध्यान रहे, सामान आप जब रिसीव करते हैं वहां से लेकर कलेक्शन सेंटर तक, बीच में चुनाव का कार्य हुआ, पूरी टीम की जिम्मेवारी बनती है। ऐसा नहीं कि सिर्फ प्रेजाइडिंग ऑफिसर की जिम्मेवारी है। इसमें चाहे प्रेजाइडिंग ऑफिसर रहें, प्रेजाइडिंग ऑफिसर जिसे हिंदी में पीठासीन पदाधिकारी कहते हैं, चाहे P1 हैं, P2 हैं, P3 हैं, संपूर्ण टीम की सामूहिक जिम्मेवारी बनती है। यह टीम वर्क है और टीम वर्क की भावना से आपको कार्य करना चाहिए। और यदि आप ऐसा करते हैं तो आपको चुनाव कराने में और इन सामग्रियों को जमा करने में किसी भी प्रकार की कोई कठिनाई नहीं होगी। तो यह प्रस्तुति हमारे YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से था। आशा करता हूं आपको आज का मेरा वीडियो पसंद आया होगा। आपको चुनाव की संपूर्ण गतिविधि आसानी से समझ में आया होगा। और यदि आपको आसानी से समझ में आया तो मेरे इस वीडियो को आप लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें एवं अपने साथियों के पास इसे शेयर करना न भूलें, ताकि अधिक से अधिक साथी, या यूं कहें कि अधिक से अधिक चुनाव कर्मी मेरे इस वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो साथियों, आप सबों को एक बार मेरी ओर से, मेरे इस YouTube चैनल संस्कृतानुराग की ओर से बहुत बहुत धन्यवाद।